पाठ 3 आप देख रहे हैं। शीर्षक चिकित्सा का चक्कर। कथाकार कहानीकार बेढा बनारसी। यह एक हास्य कहानी है और साथ ही साथ इसमें व्यंग भी किया गया है। कैसे? जब एक रोगी बीमार पड़ता है तो बीमारी से कहीं ज्यादा उसको यह चिंता होती है कि हम चिकित्सा के चक्कर से कैसे बचें। आप यह समझें कि जब कोई रोगी रोग से ग्रस्त होता है, रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो कई तरह के चिकित्सा प्रणालियों से उसे चाहे अनचाहे गुजरना पड़ता है। एक रोगी यह निश्चित रूप से चाहता है कि वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो। इस स्वस्थ होने की प्रक्रिया में उन्हें विभिन्न प्रकार के मेडिकल सिस्टम, चिकित्सा प्रणाली का चक्कर लगाना पड़ता है और परिणाम के रूप में उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त होती हुई नहीं दिखती है। इतना ही नहीं, एक बीमार व्यक्ति के लिए दूसरी बड़ी बात यह होती है कि जो उसके पारिवारिक सदस्य हैं, इष्ट मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, वे भी हर तरह से उन्हें अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, अपने अपने राय विचार देते हैं, हर तरह की चिकित्सा के लिए उन्हें उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं। परिणाम यह होता है कि एक रोगी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को आजमाने से उनकी बीमारी घटती नहीं है, कम नहीं होती। किसी का उस पर खास प्रभाव पड़े या न पड़े, किसको वह मुख्य रूप से आजमाए, किसके बात पर गौर करे, इसी के चक्कर में वह व्यथित हो जाता है और रोग से कम व्यथित होता है, बल्कि चिकित्सा के चक्कर में पड़कर और वह कहीं ज्यादा व्यथित हो जाता है, अपने आप को और कहीं ज्यादा रोगी समझना चाहता है। तात्पर्य यह है कि हम और आप किसी बीमार व्यक्ति को जो सच्ची सलाह देते हैं, अर्थात सच्ची सलाह से मेरा तात्पर्य यहां पर यह है, अनचाहे बिना मतलब का, जाने न जाने अपने आप को एक डॉक्टर की तरह अगर उससे सलाह देते हैं तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। यदि कोई रोगी है, किसी बीमार है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, रोग से ग्रस्त है, तो उन्हें अपने विवेक के आधार पर अपने रोग को दूर करने का उचित प्रयास करना चाहिए, न कि अन्य के चक्कर में पड़कर, अन्य की बातों में आकर तरह तरह के नुस्खाओं को आजमाना चाहिए। इसके कहानीकार बेढा बनारसी ने चिकित्सा के चक्कर को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर करने का प्रयास किया है। आप और हम अपने आस पड़ोस, अगल बगल, परिवार में प्रायः ऐसा देखते हैं कि इस प्रकार की प्रक्रियाओं से हमें प्रत्येक दिन 2-4 घूमना पड़ता है। जरूरत है कि कोई बीमारी अगर होती है, कोई बीमार होता है,
तो हमें दूसरे की बातों में न आकर, दूसरे के विचारों पर ये नहीं कर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सावधानी पूर्वक अपने ढंग से उसके किसी योग्य डॉक्टर चिकित्सक का परामर्श लेना चाहिए, न कि तथाकथित बातों पर विचार करना चाहिए और अपने समय को नष्ट करना चाहिए। आइए इस कहानी को किस प्रकार बेढा बनारसी ने दिखाया है, आइए हम लोग अब पढ़ते हैं। लेखक कथा का स्वयं जो है ना वह हट्टा कट्टा हितपुट है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि हितपुट देखने वाला व्यक्ति रोग से ग्रस्त नहीं हो, रोगी नहीं हो। आइए लेखक कथाकार स्वयं कहते हैं, इनको देखने से ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं से बीमार है, लेकिन रोग से ग्रस्त होते हैं। और ये बुजुर्ग भी नहीं है, उम्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मात्र 35 वर्ष की उम्र है इनकी। अभी तक आपने देखा जाना कि ये फिजिकली शारीरिक दृष्टिकोण से हत्या करते हैं। दूसरा आपने देखा कि इनके देखने से कोई आदमी यह नहीं कर सकता है कि यह रोगी है। तीसरा, रोग होने का जो हमारे सामाजिक अवधारणाएं हैं कि इतने उम्र के बाद आदमी रोगी हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, उस लिहाज से भी इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष की है। तो तीन चीज हम देखें। चौथी बात, ये आज तक कभी बीमार ही नहीं हुई। आइए, तो मेरी इच्छा, बड़ी इच्छा होती किसी दिन मैं बीमार पड़ता तो अच्छा होता। क्यों? क्योंकि इनकी एक छोटी सी गलत अवधारणा थी कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो लोग मेरी सेवा करेंगे, बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाएगा, कोई काम नहीं करना होगा, अपने शरीर को संचालन नहीं करना होगा। इस गलत फहमी के से ये जी रहे थे। आइए, यूडिक्रोम की शिष्या सिर पर कोमल करों से भना बीबी उड़ेलकर बोलती, और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण कर सीरियस होकर पूछते, बताओ कैसी तबीयत है, क्या हो गया। इस विचारधारा के मानने वाले बेढा बनारसी को चिकित्सा के चक्कर में फंस जाना पड़ता है, फंस ही जाते हैं। कैसे? आइए कहिए, बेढा की कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई मुनीश्वर बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। आप और हम इस प्रकार की बातों से अपने आप को दूर रखें। हमारे मित्र आकर के पूछे आपकी कैसी तबीयत है, घर के लोग, घर के सदस्य लोग मेरी सेवा करें, इसके लिए मैं बीमार पड़ जाऊं, ऐसी इच्छा कदापि नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि चिकित्सा है क्या, इसके चक्कर में पड़ने वाले व्यक्ति की क्या दुर्दशा होती है, इसको दिखाने के लिए इस प्रकार की कामना करना भी एक हद तक सही कहा जा सकता है, माना जा सकता है। तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच ने रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा लिया था, इसलिए भूख नहीं थी। इनकी पत्नी ने आकर पूछा, मैंने कह दिया आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ खास मतलब भूख नहीं है। उन्होंने कहा अगर कुछ खास नहीं है तो जितनी इच्छा है उतना ही तो भोजन कर लीजिए।
मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। संभव है कि सिनेमा देख करके लौटने में कुछ देर हो जाए। ऐसी बातें इनकी पत्नी ने कहा। इन्होंने भी अपनी बात बता दी, पत्नी ने भी अपनी बातें बता दी। अब देखिए आगे क्या होता है। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियां थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। यह सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार के रसगुल्ले आए हैं। रसगुल्ला, रस में डुबोया हुआ गुल्ला, उसी को रसगुल्ला। एक जगह का नाम इन्होंने बताया है, वहां का रसगुल्ला हो सकता है नामी हो। उनके नाम सुनते ही इनके जीभ से पानी टपकने लगे, लार टपकने लगे। और जो व्यक्ति कुछ नहीं खाना चाहता था वह क्या खाया है आप सुन लिए। और फिर अब जो है ना रसगुल्ला खाने को भी बेचैन है, तैयार है। इतना 6 रसगुल्ले खा करके अब इनकी क्या स्थिति होगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है, यह बोलने की आवश्यकता नहीं है। अब इनके पेट में जगह नहीं थी। ये सामने के चारपाई पर निढाल हो जाते हैं, अर्थात पांव को फैलाकर सो जाते हैं। आइए, एक प्रश्न उठता है कि लेखक ने कितने रसगुल्ले खाए। तो जवाब आप जान गए, 6। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि जानते हैं कि नीचे दाहिनी ओर पेट के में मालूम पड़ता था कि कोई बड़ी बड़ी सुइयां कुछ रहा, मन चुभ रहा। जो आदमी खाकर, जिसको खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, वह किस प्रकार का खाना खाया तो उसका परिणाम तो हमें भुगतना ही होगा। गम खा कम खा, कहावत है, गम खा कम खा। जितनी इच्छा हो उसे थोड़ा कम खाना चाहिए। लेकिन लेखक बेढा बनारसी ने क्या किया, वह आप देख रहे हैं, कम खाने के बदले बल्कि पूरा खा लिए। परिणाम भी विपरीत हुआ। परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों के राजा, लोगों का रामबाण, रामबाण का मतलब हो गया, बोर्ड पर लिखा हुआ है, देखिए, अचूक है ना उपाय। अमृत धारा की एक शीशी समाप्त हो गई। दर्द किसी भी प्रकार की आप भी घर पर देखते होइएगा कि आयुर्वेद वगैरह में बहुत सारे ऐसे, अंग्रेजी में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि दर्द हो उसको ले लेने के बाद बहुत जल्द सहूलियत हो जाती है, रोगी चंगा हो जाता है। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, वे इक्के पर, इक्के का मतलब होता है पहले के समय में आज की तरह इतने गाड़ी घोड़ा यातायात की सुविधा तो थी नहीं। बड़े बड़े लोग जो है ना, मतलब पालकी पर चलते थे, तो एक घोड़े की बत्ती पर चलते थे। यही बात है डॉक्टर साहब। सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम है जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपने पूरा हाल भी नहीं कह पाया था कि वो बोले जबान दिखाइए। जबान मतलब जीभ दिखाइए। हमारे यहाँ की परंपरा रही है, खासकर आयुर्वेद वगैरह में, कि सबसे पहले नारी यानी नब्ज को परखा जाता है और फिर जो है ना जीभ देखा जाता है, आंखें देखी जाती है। इससे जो व्याधि होते हैं वह पता लगा लेते हैं कि शरीर में किस प्रकार की व्याधि है। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं को आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों का जीभ देखने में आता है। इससे के बारे में क्या कहना है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है जो आप समझ गए। ऐसी बातें नहीं है, यह उसका कर्म है। किसी भी डॉक्टर का, चिकित्सक का कर्म है, ताकि वह रोग को पहचानने के लिए इन चीजों को करने के बाद ही वे निश्चित परिणाम पर आते हैं कि यह कौन सी बीमारी है। परंतु लेखक ने यहाँ भी व्यंग किया, यहाँ भी परीक्षकों डॉक्टरों का जो है मजाक उड़ाया। डॉक्टर महोदय मुस्कुरा बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हुआ है। एक तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसने चिकित्सक महोदय ने बताया कि आप 2 डोज लीजिए,
और 2 डोज लेने के बाद जो आपकी स्थिति होगी, आप एकदम बिल्कुल अपने आप को चंगा महसूस कीजिएगा और आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा आपके शरीर से, जैसे यहां भी व्यंग है, जैसे भारत से सोना गायब हो रहा है। हाय, मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहिब का मजाक उठ रहे थे, चलते चलते बोले अस्पताल खुला न होता तो आपको दवा मंगानी नहीं पड़ती, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिएगा, वहां दवाई ताजी मिलती है, एक्सपायरी नहीं मिलती है, ताजी मिलती है। और इन्होंने पहले तो ये कहा कि अगर सरकारी अस्पताल खुला होता तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं है, इस दुकान से आप मंगवा लीजिएगा, वहां का दवा एक्सपायरी नहीं होता, ताजी होती है। फिर मंगवा लिया गया। दोपहर हुई, शाम हुई, दर्द ने मुझ पर ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम ले। लोग देखने के लिए आने लगे, मेरे घर पर मेला लगने लगा। एक रोगी को दवा की जरूरत होती है, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा कहिए या क्या कहा जा सकता है कि ऐसी होती है कि छोटी सी छोटी बातों पर उसका सही इंतजाम, सही उपाय बताने के लिए कोई नहीं होता। हर आदमी अपने आप को जो है ना डॉक्टर समझने लगता है और अपने अपने तरह से जो है ना रोगी को दवा बताने लगता है। कल्पना कीजिए कि एक रोगी जो रोग से ग्रस्त है, वह किस किन की मतलब बातों पर विश्वास करे, कौन कौन से दवा खाए, वह सिलेक्ट नहीं कर पाता। आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। किसी ने कहा अभी कुछ नहीं, हिंग पिला दो। किसी ने कहा चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते की और कोई चीज बाकी नहीं रह गई। हमारे यहाँ जब किसी का योद्धा करता है जूता मारेंगे, जूता। तो इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कितने जो आ रहे थे वह कुछ न कुछ अपना नुस्खा बताते गया। आओ एक सोचिए, एक रोगी को तरह तरह की दवाइयों के बारे में बताया जाए तो हो सकता है उस रोगी को यह भी पता कि कौन ऐसी बीमारी हो गई जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इससे उसका रोग घटेगा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने के कारण उसका रोग घटने के बदले बढ़ा हुआ महसूस होगा। आइए 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी ने लोग आते मुझे देखने के लिए, पर किसी और विषय की चर्चा छिड़ जाती। प्रसाद जी का मुखनागर रोमांच की दृष्टि से कैसा है? रामकृष्ण राय चक्रदास हफ्ते में 9 बार है ना, दाढ़ी क्यों बनाते हैं मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता। ऊपर से पान और सिगरेट की चप्पल अलग, जो आते थे उनका सेवा सत्कार भी होना चाहिए, या खर्च अलग से थी। भला दर्द में क्या कमी होती? आखिर में लोगों ने कहा तुम कब तक इस तरफ पड़े रहोगे, अब चलो डॉक्टर बदलो, पद्धति बदलो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ काकर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, यह उनके माँ बाप का, क्योंकि नामकरण जो होता है, नामकरण को माता पिता ही करते। डॉक्टर का नाम उन्होंने क्या बताया? चूहानाथ काकर जी। अब जैसा नाम बस यथा नाम तथा गुण उनमें था। डॉक्टर साहब ने उनकी फीस उस समय 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग से लंदन से FRCS एक डिग्री लेनी पड़ती है, FRCS ये जो है वह किए हुए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस इमरजेंसी का दिन भर सामान और रात में जो है ना इमरजेंसी, तो उनका फी जो है भी रात में बढ़ जाता है। खैर डॉक्टर साहब बुलाए गए, आते ही हमारे हाथ पर रहम किया और बोले धीरज रखिए। ये भी वही बात कहे जो पहले वाले बेंच कहे थे, मिनटों में आपका दर्द खत्म हो जाएगा, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक दवा
भी मंगवा लीजिए। एक जो प्रिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं पर्चा, उस पर उन्होंने दवा लिखी और फिर एक सुई निकाला, पिचकारी में दवा भरी और तुरंत जो है पेट में वह इंजेक्शन चुभो दिया गया। आइए, डॉक्टर साहब कुछ कहकर मुझे शांता देकर चले गए, लेकिन इनको नींद ना आ गई। इनको अब उस दवा का जो सुई पड़ा उससे इनको तत्क्षण कुछ फायदा यह हुआ कि शायद वह नींद की दवा थी, सुई थी। सुई लगते ही, इंजेक्शन पड़ते ही बेचारे जो है सो गए। सो जाने के बाद आदमी को दर्द का एहसास कम होता है, वही बात। फिर जब इनकी नींद खुलती है, कह नहीं सकता, दर्द में तो कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातः काल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। चलिए, दवा फायदा किया, लेकिन कोई 2 हफ्ते मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में लगा, यानी 15 दिन का समय इनको मतलब लग गया स्वस्थ होने में। वही डॉक्टर साहब जो FRCS से लंदन से लौटे थे, डॉक्टर चौहान काकर जी, इन्हीं का दवा लेते रहे। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी और अंग्रेजी दवा को देखेगा थोड़ा कड़वी होती है, तो दवा के स्वाद के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा, अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तो हम ठीक ठाक हैं, 2 हफ्ते से मैं आपका दवा पी रहा हूं, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा है, पर यदि एहतियात न करेंगे, बोर्ड पर देखिए, सावधानी नहीं, सावधानी घटी दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि आपको 15 दिन में ठीक हो गए, इसका यह मतलब नहीं कि अब आपको दवा खाने की आवश्यकता नहीं, सावधान रहना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अर्थात सावधानी के साथ साथ आपको दवा भी खाती रहनी पड़ेगी। क्या होगी? आपको अपेंडिक्स होता है, जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वह है आपकी पत्नी भाग्यवती है, उन्हीं के भाग्य से, उन्हीं के स्वास्थ्य के चलते आपकी जान बची। इसी बीच डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्दों के नाम सुनाए कि फिर इनकी तबियत जो है सो फलक उठी, फलक का देखिए घबराहट इनकी बेचैनी बढ़ती चली गई। भला मुझे मर्द का नाम साधारण का बड़े बड़े पढ़े लोग भी नहीं जानते। डॉक्टर साहब के पास जैसे दवा की कमी नहीं होती, वैसे रोग की भी कमी, नाम की भी कमी नहीं होती। अभी 1 सप्ताह भी पुराना हुआ कि एक दिन 2 बजे का फिर से इनका वही पुराना स्थिति, पुरानी स्थिति, क्या पेट में दर्द रूपी फौजी ने मेरे शरीर के किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन भयंकर मर्दों का नाम लिया था, उसका एक एक स्वरूप अब इनको यह पहचानने चुकी, तो वो क्या बीमारी का नाम तो सुने थे, लेकिन उसके लक्षण क्या होते थे ये तो डॉक्टर साहब जाने। अब इनको यह चिंता सताने लगी कि इसमें से कौन सी ऐसी बीमारी हमें हो गई है, क्या कोई गंभीर बीमारी है जिसका आसान इलाज संभव नहीं है। यह सोचते इनका दिल धड़कने लगा, मनोवैज्ञानिक दवा में आ गए। अगर कोई पेशेंट, कोई रोगी किसी साधारण बीमारी में भी मनोवैज्ञानिक दवा में आ जाता है, तो उस रोग का जो स्तर होता है वो दुगुना चौगुना बढ़ सकता है। क्या हुआ आइए देखते हैं। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी बुलाया गया, इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहां से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब आज अवेलेबल नहीं है, कहीं गए हुए हैं।
उधर में हवाई जहाज के पंखे की स्थिति के समान करवटें बदल रहा था। इधर मित्रों और घर वालों का सम्मेलन चल रहा था। राय विचार कर रहे, गुफ्तगू चल रही थी कि आखिर एफआरसीएल डॉक्टर साहब नहीं है तो फिर इनका क्या हो, इसे बुलाया जाए। पर निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति हथियार डाल देने की तरफ के अलावा और कुछ नहीं था। कोई विकल्प इन लोगों के सामने नहीं दिख रहा था। मालूम नहीं लोगों ने क्या क्या बातें हुई होगी, कौन कौन से बड़े बड़े डिग्री वाले आयुर्वेदाचार्य, रसद रंजन, चिकित्सा मार्तंड के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को सिलेक्शन किया गया कि वही देखेंगे। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। 45 मिनट बीत गए परंतु न बैठ दिया है और न ही बुलाने वाला जो सज्जन गए थे वे लौटे। एक और दर्द इनकम टैक्स की तरफ बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर उन लोगों को पता नहीं चल रहा था। बेचैनी और बढ़ती चली गई। अब घर के लोग भी चिंतित होने लगे। अंत में जो साहब गए थे लौटे हुए बोले, बैठी ने बड़े गौर से पत्रा देखा और कहा, पंचांग, पत्रा मतलब पंचांग देखा और कहा, अभी बुध के संक्रांति का अर्थ होता है जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तित होता है, परिवर्तन करता है। वृक्ष से शनि की स्थिरता है। 31 कल 9 विकल में शनि बाहर हो जाएगा। डेढ़ घड़ी एकादशी का योग है। इसका जब उक्त अवधि जब समाप्त हो जाएगी तब मैं उस दो रोगी को देखने के लिए जाऊंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कहा आए थे इसलिए बुलाना भी आवश्यक था। आधा घंटा बीत गया। थी बैद जी पालकी में तशरीफ लेकर के आए और उन्होंने देखा। अब आइए ये आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ने में यह देखा गया कि अब तीसरे डॉक्टर आए हमारे यहां। अंग्रेजी, होम्योपैथ यानी एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इन सब पद्धतियों पर विचार किया जाता है। लोग अलग अलग पद्धतियों से लाभान्वित भी होते हैं। अब इनका की जो बीमारी थी वह ठीक तो हो जाती थी, लेकिन 15 दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद पुनः जो है ना इनका वही दर्द की स्थिति आ जाती थी। इनको लग ही नहीं रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर कौन ऐसी बीमारी है जो दवा खाते रहने पर ठीक रहता है और उसके बाद फिर बीमारी वही आ जाती है। कुछ डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने ऐसे ऐसे लोगों के नामों की चर्चा की जिसका नाम भी इन्होंने नहीं सुना था, जिसके बारे में इन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी, या अगल बगल के कोई ऐसे रोगियों के बारे में नहीं जानते थे जो अमुक बीमारी से ग्रस्त। ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब के एडवाइस को मानने के लिए, सलाह को मानने के लिए इन्होंने अपने परिवार के लोगों से जो ये कहा, एक डिक्शनरी, आपके डिक्शनरी लाइए ताकि मैं शब्दों का चयन कर सकूं। यह भी एक विषम परिस्थिति को, विषम स्थिति को जन्म देता है। क्या वास्तविक रूप में ऐसे ऐसे बीमारी है जिस बीमारी का के बारे में हम और आप नहीं जानते हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया, स्पष्ट यह हो गया कि जैसे पद्धति बदलती है वैसे ही डॉक्टरों के अनुसार, चिकित्सकों के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार रोगों का नाम भी बदल जाता है। अब कुछ
जैसे एक हकीम साहब आते हैं, हकीम साहब जानते हैं, वह थोड़ा बहुत आयुर्वेद से मिलते जुलते होते हैं। आइए उनके बारे में जानिए क्या करते हैं वह। हकीम साहब भी वह हिंदुस्तान लेवल के स्तर के, पूरे देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के अपने आप को लुकमान समझते थे। नेचुरोपैथी जिसके बारे में कहते हैं, और वे अपने आप को यह भी साबित करने का प्रयास करते थे कि हम जो दवा देते हैं उस दवा से निश्चित रूप से रोग मर्ज ठीक होती है। फिर उन्होंने देखा, लक्षणों को जाना, रोग के बारे में पता लगाया, और जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं एक पुर्जा लिख देता हूँ, इस पुर्जा से आप दवा मंगवा लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आजकल अन्य जगहों पर जो दवा मिलती है वह सही नहीं मिलती है, मेरे यहाँ जो दवा मिलेगी वह सही दवा होगी। और दवा खाते रहने से इनका दर्द तो कम हो गया, लेकिन शारीरिक दुर्बलता जो है ना बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ गई कि चिंता होने लगा कि बनारस से लखनऊ चले जाते हैं, सही ढंग से एक्सरे वगैरह लखनऊ में, चूंकि शुरू से ही लखनऊ जो है वह चिकित्सा का प्रमुख स्थल रहा है, वहीं जाकर के देखा जाए। फिर कुछ लोग अगल बगल के थे जो पुरानी परंपराओं के बात को मानने वाले, उन्होंने कहा कि अपने शरीर में मिट्टी का लेप लगाकर धूप में बैठ जाओ, जैसे जैसे मिट्टी सूखती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे रोग भी कम होते चले जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति जो है ना बनती चली गई। और फिर एक दिन इनके एक संबंधी आए, उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, मैं तो पहले ही से कह रहा हूं कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम इस सब को छोड़कर, दवा को छोड़कर ग्रह नक्षत्र, जादू टोना जैसे चीजों पर, कहाँ 21वीं शताब्दी में जीने वाले हम लोग अब आ गए कहाँ जादू टोना पर, और उसी के अनुसार चिकित्सा करने की बात हुई। वैसे लेखक इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर एक डॉक्टर और आए जिन्होंने कहा कि आप लखनऊ जाने से पहले, आपको लखनऊ तो जाना है जाइए, लेकिन मेरी एक बात को आप मानिए, यदि आप मानते हैं तो आपको लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या? कहा कि आप दांत दिखाइए। इन्होंने दांत दिखाया, कहा कि आपको तो पैरिया है, और पैरिया का जो जहर है वह पेट के अंदर चला गया है, इसलिए आपको यह बीमारी हुई है। उन्होंने पूछा कि क्या करना होगा। उसने बड़े ही आसान शब्दों में कह दिया कि दांत है इसलिए पैरिया है, आप दांतों को निकलवा लीजिए। आप किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाइए, अपना नाम नहीं बताया बल्कि कहा कि दंत चिकित्सक के यहाँ जाइए, दांत निकलवा लीजिए। दंत चिकित्सक के पास पहुंचने पर दंत चिकित्सक ने इन्हें कहा कि उखाड़ने का प्रत्येक दांत 3 रुपये लगेंगे, आप अपने आदमी हैं, इसलिए 96 रुपये के बदले आपको मात्र 90 रुपया देना होगा, और फिर जब आप दोबारा दांत लगवाइएगा तो उसका चार्ज अलग से। जब ये पैसा लेने के लिए, अर्थात दांत उतरवाने के लिए पैसा लेने के लिए अपनी पत्नी के पास पहुंचते हैं, तो पत्नी ने कहा कि ये पैसे ले जाने में क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे सारे दांतों को निकलवा देना है, और फिर पुराने दांतों के स्थान पर नए दांतों को लगवाना है। इस पर पत्नी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहती है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप वहम की बीमारी से ग्रस्त हैं, और इसका कोई इलाज नहीं है। आज यह डॉक्टर दांत निकालने के लिए कहता है, कभी कोई बाल निकलवाने के, कभी कोई आंख निकलवाने के। अगर ऐसे भी हर आदमी, हर डॉक्टर आपको अंगों को निकालने के लिए कहा जाए तो क्या आप करेंगे? बेटा बनारसी अर्थात कहानीकार को कोसाई तात्पर्य हुआ कि समझे कि हाँ, कहा कि आप सही समय पर खाना खाएं, सही से खाएं, सही से हर काम क्रियाकलाप को करें, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगा।
बेटा बनारसी ने बड़े नम्र स्वभाव भाव से कहा कि यदि घर में ही डॉक्टर हो तो अन्यत्र जाने की जरूरत कहाँ है। यह बात तो मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी रोग का कारण होता है हमारे खान पान में परिवर्तन। यदि हम, एक कहावत है कि हम अगर समय से कोई भी काम करेंगे, समय के साथ करेंगे, तो वह काम कभी खराब नहीं होगा। अर्ली टू राइट, अर्ली टू बेड मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वेल्थ। अगर केवल हमारा समय से सो जाए, समय से जगे, तो वह व्यक्ति हेल्दी भी होगा, स्वस्थ भी होगा, वेल्दी धनवान भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। क्यों हम चिकित्सा के चक्कर में पड़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खान पान रहन सहन पर ध्यान दें। जो भी करना है समय से करें, हम कभी भी रोग से ग्रस्त न होंगे और न ही हमें चिकित्सा के चक्कर में पड़ना होगा।